पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आपातकाल पर विचार गोष्ठी में शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने 25 जून 1975 को लागू हुए आपातकाल के काले दिनों को याद करते हुए जमकर प्रहार किया और केंद्र में चल रही मोदी सरकार की तारीफ की। स्मृति ईरानी ने कहा कि 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था तब पत्रकारों की कलम की स्याही सुखा दी गई थी, लोगों को जबरन जेल में डाला गया, देश भर से लाखों लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और हजारों लोग लापता हो गए। उन्होंने जबरन नसबंदी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यह सब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। स्मृति ईरानी ने जोर देकर कहा कि आज की युवा पीढ़ी को इस इतिहास के बारे में जानना बेहद जरूरी है। बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर बीकानेर भारतीय जनता पार्टी शहर द्वारा आयोजित इस विचार गोष्ठी में बोलते हुए स्मृति ईरानी ने आपातकाल के दौरान पीड़ित रहे बीकानेर के 33 लोगों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के बाद स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने आपातकाल लागू करने वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। स्मृति ईरानी के बीकानेर पहुंचने पर नल एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष सुमन छाजेड़, देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया, पूर्व महापौर सुशीला कंवर सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे बीकानेर के सांसद और मौजूदा केंद्रीय कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के आवास पर उनके परिवारजनों से मिलने पहुंचे। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री की पत्नी पन्ना देवी, उनके पुत्र रवि मेघवाल, पुत्रवधू सुशील वर्मा और बीकानेर के पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर राका ने उनका स्वागत किया। विचार गोष्ठी और सम्मान कार्यक्रम के पश्चात पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जयपुर के लिए रवाना हो गई। 1 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी हुई। आपातकाल में जिस प्रकार से लोकतंत्र पर प्रहार हुआ, उसके संदर्भ में आज बीकानेर में 33 महानुभावों को स्मरण कर यह कि मैं प्रणाम कर पाई। ये वो साधारण परिवार के नागरिक हैं जिन्होंने जब लोकतंत्र पर काला साया छाया तब अपने अपने परिवार की सुरक्षा को ताक में लगाते हुए, अपने भविष्य को स्वाहा करते हुए जेल को स्वीकार किया। ये वो परिवार है जो प्रताड़ित हुए, लेकिन संविधान के संरक्षण में वो तब भी तटस्थ सरकार को प्रतिस्थापित किया। देश की राजधानी की सेवा कर सत्ता के लोग जो संवैधानिक अधिकारों का न सिर्फ हनन किया, बल्कि कांग्रेस की तब की सरकार ने ये भी पेशकश की कि हिंदुस्तान में किसी भी नागरिक को राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी का अधिकार नहीं। कांग्रेस की सरकार ने तब सुप्रीम कोर्ट में ये भी दस्तावेज प्रस्तुत किए कि आपातकाल में वो किसी भी नागरिक को गोली मार सकते हैं। कांग्रेस की सरकार ने गरीबी नहीं हटाई, बल्कि गरीबों के घर उजाड़े। अपने से ज्यादा महिला के लिए हेल्पलाइन बनी, जिसमें करोड़ों महिलाओं को सहयोग मिला, न्याय मिला। प्रधानमंत्री जी का ये ध्येय रहा है कि महिला को सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं बल्कि आर्थिक न्याय से भी नवाजा जाए। चाहे वो जनधन योजना में 25 करोड़ महिलाओं का बैंक का खाता खुलना हो, चाहे वो 30 करोड़ महिलाओं को विशेष मुद्रा का लोन हो, या फिर 33% का आरक्षण का बिल पास होना हो। महिला आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से उत्थान के मार्ग पर चले, ये योगदान नरेंद्र मोदी का है, जिसे कोई छुपा नहीं। 50 करोड़ नागरिकों का बैंक का खाता खोलना, मुद्रा योजना के अंतर्गत 30 करोड़ से ज्यादा बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करना, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 40,000 करोड़ से ज्यादा की लोन की कार्रवाई करवाना। आज MSME डे है, शायद उनको ये याद नहीं होगा। छोटे छोटे व्यापार में आर्थिक संचालन अच्छी तरीके से हो, आर्थिक वृद्धि हो। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के किसानों के बैंक के खाते में पैसा जाना, धारा 370 का हटना, ये सब प्रशासनिक राजनीतिक उपलब्धियां नरेंद्र मोदी की देश के संसदीय इतिहास में इंगित हैं।
भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी अथवा सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। 25 साल पहले आप जहाँ बैठे हैं आज कैमरे के पीछे वहाँ मैं बैठी हुई हूँ। तो मेरे जीवन के अनुभव कई थे, मैं अभी 50 साल की भी नहीं हूँ। तो जीवन बहुत लंबा, प्रभु की अगर इच्छा नहीं, रही पर तो ये है। क्या ठीक है क्या कि लेकिन कांग्रेस से आगे 5 अलग अलग विभागों की मैं मंत्री रह चुकी हूँ। मैं राष्ट्र के इतिहास में पहली महिला मंत्री शिक्षा की कैबिनेट रैंक, टेक्सटाइल की कैबिनेट रैंक, और मेरा ये मानना है कि पार्टी का नेतृत्व निर्धारित करता है। जैसे कि मैच में ना, क्रिकेटर में जो आप देखते हैं श्रृंखला में कौन सा बैट्समैन कब खेलेगा, इसका मतलब कैप्टन 3 महीने और 25 साल कि अगर आपका तेंदुलकर क्रीज पे बैठा हो या बेंच पे बैठा हो, उसकी उपलब्धि और उसके टैलेंट को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कैप्टन कौन सी पारी खिलवाता है, कौन सी श्रृंखला में खिलवाता है, कैप्टन का नंबर। क्या बात है, जब तक क्या करें तब तक क्या बात। हारने के बाद अमेठी का दौरा बहुत कम हो गया। 14 से 19 तक मैंने अमेठी में हारने के बाद भी काम किया था। फर्क ये था कि 14 में वहाँ पर सपा की सरकार, भाजपा थी नहीं। और जब मैंने अमेठी में संगठन में काम किया तब अमेठी के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद का चुनाव हम जीते, विधायक बने, जो योगी जी की सरकार में आज भी वर्तमान में मंत्री हैं। जब मेरी ही सरकार है, मेरे ही जिला परिषद का पूरा टीम बैठा हुआ है, तो अमेठी छुट्टी कैसी है? मैं तो तब गई थी जब वीरान थी। बंजर धरती को अब लहरा दिया है, हरा भरा खेत हो गया है, तो फिर मैंने अपना काम किया है। कोई विषय है जिसमें MHA और MEA को बोले तो बेहतर होगा। मैं उन राजनेताओं में से हूँ जिनका प्रशासनिक अनुभव ये कहता है कि मेरी राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का गंभीरतापूर्वक निर्वहन तब होगा जब संबंधित अधिकारी इस विषय पर टिप्पणी करें। न्यायपालिका को बंधक बना दिया गया था, संविधान को मौन किया गया था। हमारे जितने भी पत्रकार बंधु अपना इतिहास देखते हैं तो किस प्रकार से क्योंकि कलम रोक दी गई थी, तो इतिहास में कड़वी स्याही से खुद इतिहास लिखा जाएगा। और आज नई पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है, ये उनका अधिकार है कि वो आपातकाल का वो पुनः सच जाने कि लोकतंत्र मात्र एक व्यवस्था नहीं है। मैं पुनः कहती हूँ, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस लोकतंत्र को हम स्वस्थ रखें और ऐसी बंदिशों से दूर रखें। और संविधान इसकी अपनी गरिमा को मैं इतना ही कहूँगी कि आज इतने लोग आतुर हैं मेरे आगे जीवन में क्या होता है उस विषय को लेकर हम सब